2 दिसंबर साल 1984 की रात एक केमिकल गैस MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल की एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से लीक होती है, जो कि जल्द ही भोपाल को एक बड़े गैस चैम्बर में बदल देती है। 40 टन से भी ज्यादा मात्रा में लीक हुई गैस की चपेट में आने से लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के आंकड़े आगे बढ़कर लगभग 15,000 हो गए। इतना ही नहीं, लगभग 6 लाख लोगों को इस गैस के कारण इंजरीज का सामना करना पड़ा। इस गैस एक्सपोजर के आगे चलकर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जिधर 2 दशक में लगभग 20,000 लोगों की प्री मैच्योर डेथ्स भी हुई और आने वाली जनरेशन को भी इससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से जूझने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया। यह डिजास्टर इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में गिना जाने लगा। इसके बावजूद इस डिजास्टर में इन्वॉल्व कंपनी ने खुद को पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी से दरकिनार कर लिया। ये किस्सा है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जिसने वहां की आने वाली जनरेशन का भविष्य एक ही रात में पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और श्वेता's इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। गैस लीक होने के ठीक 4 दिन बाद इस कंपनी के चेयरपर्सन वॉरेन एंडरसन भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जिसके तुरंत बाद ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। बट सेम डे उन्हें बेल भी मिल जाती है और अगले ही दिन वो US भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जिसमें फॉरेन इंडस्ट्रीज को इंडियन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया जाने लगा। अमेरिका के यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यानी UCC को एक पेस्टिसाइड 7 मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट लगाने के लिए बोला गया, जिसके बाद भोपाल में UCIL मतलब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को एक सब्सिडी के तौर पर सेटअप किया गया। साल 1980 में क्रॉप फेलर और पेस्टिसाइड्स की डिक्रीज्ड डिमांड के चलते UCIL ने प्लांट को बंद करने का प्लान किया, लेकिन इसके बावजूद प्लांट लो स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोसीजर और बिना रेगुलर मेंटेनेंस के चलता रहा। लोकल गवर्नमेंट भी इन सेफ्टी प्रॉब्लम्स से पूरी तरह से अवेयर थी, लेकिन इतने बड़े स्ट्रगल कर रहे एम्प्लॉय पर उन्हें बर्डन डालना ठीक नहीं लगा, जिसके बाद 2 दिसंबर 1984 की रात 11 बजे फैक्ट्री के एक ऑपरेटर की नज़र MIC गैस के एक छोटे से लीक पर गई। स्टोरेज टैंक का प्रेशर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। एक फॉल्टी वाल्व के कारण 1 टन पानी 40 टन MIC स्टोरेज टैंक में जा मिला, जिसके कारण एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और प्रेशर बढ़ता चला गया और 3 दिसंबर लगते ही रात 1 बजे लीकेज शुरू हुआ और सुबह होते होते पूरे भोपाल में लाशों का ढेर लगना चालू हो गया, चाहे वो लाशें इंसानों की हों या जानवरों की। इस गैस लीकेज के बाद तुरंत ही लगभग 3800 लोग मारे गए। इस घटना के तुरंत बाद ही UCC ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्होंने UCIL मतलब अपनी इंडियन सब्सिडरी पर इसका इल्जाम लगाया, जिसके चलते इस केस की जांच 6 दिसंबर को CBI को सौंप दी गई और MP गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन का गठन किया, जिसे भोपाल पॉइजनस गैस लीकेज इंक्वायरी कमीशन बोला गया। इस कमीशन को MP हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज NK सिंह द्वारा लीड किया गया। उधर दूसरी ओर एक अमेरिकन अटर्नी ने 7 दिसंबर को US कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल कर दिया, जिधर से उस लीगल बैटल की शुरुआत हुई जो सालों तक चलने वाली थी।
जब ये सब चल रहा था, इसी दौरान यूसीसी के चेयरमैन 7 दिसंबर को भोपाल में लैंड करते हैं। उन्हें और उनके साथ 2 ऑफिशियल्स को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन के बजाय कंपनी के ही गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है, जिधर कुछ घंटों बाद उन्हें फिर से बेल मिल जाती है, जिसके तुरंत बाद उन्हें ऑफिशियल्स कार में बैठाकर भोपाल एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया जाता है, जिधर से वह सीधे दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से यूएस भाग खड़े होते हैं। असल में उस दौरान पीएम राजीव गांधी को अमेरिका की तरफ से पूरी तरह से प्रेशराइज किया जाने लगा ताकि एंडरसन के निकलने का रास्ता साफ हो सके। उस दौरान एमपी के सीएम रहे अर्जुन सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में बताया कि उन्हें होम सेक्रेटरी आर.डी. प्रधान का यूनियन होम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर कॉल आया। इस कॉल में एंडरसन की बेल को मंजूरी दी गई, लेकिन जब आर.डी. प्रधान से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस दौरान वो होम सेक्रेटरी थे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर उस समय रहे भोपाल के कलेक्टर ने बताया कि एंडरसन को जिस रूम में अरेस्ट किया गया था, वहाँ एक टेलीफोन पहले से ही मौजूद था, जिधर से उन्होंने यूएस में अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया। वहीं रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेरिकन एम्बेसी ने इंडिया को प्रेशराइज्ड किया था। इसके चलते उन्हें सिर्फ 25,000 रुपए के बॉन्ड के साथ बेल दे दी गई। इस बेल ऑर्डर में एक शर्त भी लिखी गई, जिसके अनुसार जब भी उन्हें कोर्ट समन करे तो उन्हें पेशी देने इंडिया आना ही होगा, लेकिन एक भी पेशी में वो आए ही नहीं। उस दौरान रहे कलेक्टर का यह भी कहना था कि यदि उस रूम में टेलीफोन अवेलेबल ना होता तो शायद एंडरसन इंडिया से भागने में कामयाब भी नहीं हो पाता। इंडियन कोर्ट ने एंडरसन को फ्यूगिटिव यानी भगौड़ा करार दिया। एंडरसन को एक रिटन ऑर्डर के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जबकि सिर्फ एक ऑरल ऑर्डर के द्वारा उसे रिलीज कर दिया गया। जब इस बारे में उनसे पूछा गया कि ऑर्डर कहां से आया, तो उनका कहना था फ्रॉम दी हायर अप्स, यानी उनको ऊपर से ऑर्डर आया था। इसमें कई लोगों की मिली भगत थी, जिसका खुलासा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने 2015 में खुद किया था। आपको यह रिपोर्ट इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी कहानी भोपाल गैस ट्रेजडी की और कैसे इसके जिम्मेदार इससे पूरी तरह बच के भाग निकले। सितंबर 2014 में यूएस में एंडरसन की मृत्यु हो चुकी है। भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए आज भी लोग एंडरसन को इसका जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, जितना बड़ा गुनाह एंडरसन का था, उतना ही बड़ा गुनाह उन लोगों का भी था जिन्होंने एंडरसन को इंडिया से भागने में मदद की थी। इस डिजास्टर के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय हिंद।